नमस्कार साथियों, एमएससीपी के संबंध में लगातार फील्ड से अनेक प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे थे और कई प्रकार की शंकाएं व्यक्त की जा रही थी और उनके बारे में स्पष्ट समाधान भी कहीं से नहीं मिल रहा था। कोई कुछ बता रहा था और कोई कुछ बता रहा था। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कुछ बातें यहाँ पे क्लियर की है। तो यहाँ पे जितने भी जो क्वेश्चंस जिनके बारे में शंकाएं थी उन सबको यहाँ पे शामिल किया गया है। जैसे एक जेईएन एईएन का जो प्रमोशन और एससीपी का जो मामला था उसके बारे में भी यहाँ स्पष्टीकरण दिया गया है और अन्य जो कुछ ऐसी पोस्ट जिन पे ये स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी उन सबको इसमें समाहित किया गया है। तो और भी अगर फील्ड से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित रूप से वित्त विभाग से इसका स्पष्टीकरण आना है और एफएक्यू के रूप में यहाँ पे इन नियमों की व्याख्या दी गई है। तो हम देखते हैं पहला जो प्रश्न है यहाँ पे, पहला प्रश्न है कि क्या 1/4/2023 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों अधिकारियों पर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर 2023 के अनुसार एमएससीपी अनुमत है। तो इसके संबंध में उत्तर दिया गया है कि 1/4/23 से पहले के जो सेवानिवृत्त कार्मिक है उनको इसका लाभ दे नहीं है। स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि इनको ये लाभ है वो दे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड जो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या दिनांक 1/4/2023 से पहले स्वीकृत एससीपी की तिथि से काल्पनिक रूप से एमएससीपी के वेतन का निर्धारण किया जाएगा एवं दिनांक 1/4/23 से उसका नगद लाभ देय होगा। तो यहाँ पे स्पष्ट यहाँ किया गया है कि ये जो एमएससीपी योजना है ये 1 अप्रैल से लागू की गई है। तो इससे पहले की अवधि का काल्पनिक रूप से वेतन निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो 1/4/23 के अनुसार 1/4/23 को नियमानुसार देय पे लेवल में वेतन का पुनर्निर्धारण है वो किया जाएगा। तो 1 अप्रैल की स्थिति में ही ये किया जाना है, उससे पहले किसी प्रकार का काल्पनिक वेतन निर्धारण नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या आगामी पदोन्नति अथवा एससीपी योजना में बने रहने अथवा एमएससीपी योजना का लाभ लेने के लिए विकल्प दिया जाना अनिवार्य है? तो इसके संबंध में भी स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना है वो 6 अक्टूबर 2023 को जारी हुई, उससे 5/1/2024 यानी 3 माह के अंदर कार्यालय अध्यक्ष को लिखित रूप में एमएससीपी या एससीपी का विकल्प देना होगा। अगर आप एससीपी का या एमएससीपी का विकल्प नहीं देंगे 5 जनवरी 2024 तक, तो उसके बाद में एमएससीपी का विकल्प दिया हुआ माना जाएगा, यानी जो अब मॉडिफाइड हुआ है वो ही माना जाएगा। एससीपी का अगर आप लाभ लेना चाहेंगे तो वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। कुछ मामलों में एससीपी लाभप्रद है, कुछ जो मॉडिफाइड है उसमें लाभप्रद है, तो वो कैलकुलेशन से पता चलता है। नेक्स्ट जो 4 नंबर प्रश्न है कि 1/4/2023 को एमएससीपी योजना के तहत एमएससीपी की स्वीकृति देने या पे लेवल के पुनर्निर्धारण के लिए सक्षम अधिकारी कौन है? तो सक्षम अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं। नियम 14(7) के अनुसार नियुक्ति अधिकारी सक्षम है और नियुक्ति अधिकारी के द्वारा एमएससीपी पे लेवल की स्वीकृति दिए जाने के पश्चात वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। तो पहले नियुक्ति अधिकारी है वो पे लेवल की स्वीकृति देंगे, जैसा पहले एससीपी में हुआ करता था वो ही, और उसके बाद में वेतन निर्धारण है वो संबंधित कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। ये यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। उसके बाद में आगे है, दिनांक 1/4/2023 को किन कार्मिकों का एमएससीपी के पे लेवल में वेतन का पुनः निर्धारण किया जाएगा? तो यहाँ पे ऐसे कार्मिक जिन्हें नियम 14 के उपनियम 3 के प्रावधानों के
अध्याधीन दे पे लेवल से नीचे का पे लेवल स्वीकृत है। यानी ये जो नए नियम बने हैं इनमें ये कहा गया है कि प्रमोशन पोस्ट का पे मैट्रिक्स दिया जाएगा। तो अगर उससे पे लेवल नीचे, आपके पास प्रमोशन की योग्यता है लेकिन प्रमोशन नहीं हुआ है और एसीपी आपकी लग रही है, तो उस स्थिति में आपको वो जो प्रमोशन का पे लेवल है वो स्वीकृत किया जाएगा। उनका एमएससीपी के तहत दे पे लेवल स्वीकृत किया जाएगा और 1/4/23 को दे पे लेवल में समान स्तर पर वेतन निर्धारित किया जाएगा। और यदि पे लेवल में समान स्तर नहीं है तो तत्काल आगामी स्तर पर वेतन निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं वो क्लियर हो रही है। जो चीजें कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी उन सबको यहाँ पे इस ऑर्डर में समाहित किया गया है। तो इस ऑर्डर को आप ध्यान से पढ़ लें, इसमें आपको बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो आपके इससे दूर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 है, यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति एवं आगामी एमएसीपी दोनों 1/4/2023 को देय होती है तो वेतन निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। अर्थात पहले पदोन्नति पद के पे लेवल में वेतन निर्धारण होगा या एमएसीपी के पे लेवल में वेतन निर्धारण होगा। तो यहाँ पे भी ये स्पष्ट किया गया है कि पहले पदोन्नति का जो पद है, पदोन्नति पद का पे लेवल दिया जाएगा और उसके बाद एमएससीपी के पे लेवल में वेतन निर्धारित किया जाएगा। अब यहाँ पे आगे आता है ये जो सबसे जो यहाँ पे बार बार जो पूछा जा रहा था प्रश्न, वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हुआ है कि सेम सर्विस कैडर का आशय क्या है। तो सेम सर्विस कैडर का आशय कार्मिक की जिस सेवा संवर्ग में नियमित नियुक्ति हुई है उस संबंधित सेवा के सेवा नियमों में उल्लेखित पदोन्नति के पदों से है। अधीनस्थ सेवा में नियुक्त कर्मचारी की अधीनस्थ सेवा के पदोन्नति पद से है और राज्य सेवा के पद पर नियुक्त कर्मचारी की राज्य सेवा के पदोन्नति के पद से है। अधीनस्थ सेवा के पद से राज्य सेवा में पदोन्नति के पद सेम सर्विस के नहीं हैं, ये यहाँ पे क्लियर हुआ है। आगे है उदाहरणार्थ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कनिष्ठ लेखाकार का, कि कोई कार्मिक कनिष्ठ लेखाकार लगा है और ये पद है वो राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा का पद है। इसके बाद में इस सेवा के जो पदोन्नति पद है क्रमशः है सहायक लेखाधिकारी सेकंड और सहायक लेखाधिकारी ग्रेड फर्स्ट। तो इस सेवा के कार्मिकों का आगामी जो पदोन्नति पद है वो लेखाधिकारी है और लेखाधिकारी का पद राजस्थान लेखा सेवा का पद है। अतः कनिष्ठ लेखाकार सहायक लेखाधिकारी ग्रेड सेकंड और सहायक लेखाधिकारी ग्रेड फर्स्ट पद पर कार्यरत कार्मिक को एमएससीपी योजना के तहत वेतन उन्नयन का लाभ स्वीकृत करने हेतु लेखाधिकारी का पद राज्य सेवा का पद होने के कारण सेम सर्विस का पद नहीं है। पॉइंट नंबर 8 की बात करें हम, एससीपी के स्थान पर एमएससीपी के पे लेवल में वेतन निर्धारण किस नियम के तहत किया जाएगा। तो ये नियम 14(2) और उसके भाग 3 के प्रावधान के अनुसार पे लेवल के सेल में वेतन निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट 9th जो क्वेश्चन है, ये यहाँ पे दिनांक 1/1/2013 को कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियमित रूप से नियुक्त एवं जिसकी कोई पदोन्नति नहीं हुई है और दिनांक 1/1/2022 को 9 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर दिनांक 1/4/2023 से पहले प्रथम एससीपी के रूप में पे लेवल L11 में वेतन प्राप्त कर रहा है। उक्त कार्मिक का दिनांक 1/4/23 को प्रथम एमएससीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा। तो यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले कुछ नगर पालिकाओं से और एक और जगह से कुछ ऑर्डर जारी हुए थे जिसमें सीधा
L14 दिया गया था, तो वो संदेह में भी था, संदेह के दायरे में भी था, क्योंकि वहां पे उस नियम की स्पष्ट व्याख्या होने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इसके लिए यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण दिया गया है और यहाँ बताया गया है कि प्रथम MACP पर पे लेवल L12 नियम 14(5) के अनुसार देय होगा और ऐसे कनिष्ठ अभियंता का दिनांक 1/4/23 को पे लेवल L12 में वेतन निर्धारण नियम 14(2) के प्रावधान के अनुसार होगा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है कि अगर प्रमोशन नहीं हुआ है 9 वर्ष तक, जूनियर जो इंजीनियर हैं, JEN है, तो उनको 9 साल पर L12 दे होगा, ना कि L14। तो इसको यहाँ पे क्लियर किया गया है। उसके बाद में 18 साल वाली ACP को भी यहाँ क्लियर किया गया है कि 18 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 1/4/2023 से पूर्व पूर्ण कर ली और द्वितीय ACP के रूप में पे लेवल L12 मिल रहा है, तो उनको अब 1/4/23 को क्या मिलेगा, तो L14 में उनका फिटमेंट होगा। कनिष्ठ अभियंता है और अभी 18 साल उनको नियमित उनकी सेवा हो चुकी है, लेकिन पदोन्नति नहीं हुई है, तो उनका 18 वर्षीय जो ACP होगी उसमें L14 में इनका फिटमेंट किया जाएगा। पहले L16 माना जा रहा था, तो वो वहां पर त्रुटिपूर्ण था। तो यहाँ पे ये चीज है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्लियर की है। तो ये मैंने पहले भी इस विषय पे चर्चा की थी कि आप अंतिम रूप से फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर आते हैं उसके अनुसार माने, तो यहाँ पे ये स्पष्ट हुआ है। इसके बाद में ये एक पेचीदा बिंदु था, तो इसके सारे सवाल यहाँ पे लिए गए हैं। 27 वर्षीय ACP का भी लिया गया है, JEN है उनका 27 वर्षीय ACP का भी सवाल यहाँ पे लिया गया है। 27 वर्षीय ACP में लिखा है इसमें कि 1/1/95 को नियुक्त हुआ और कोई पदोन्नति नहीं हुई है ऐसे JEN, तो और 27 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 1/4/23 से पूर्व पूर्ण कर ली गई है, तो उनको थर्ड जो ACP लगेगी, तृतीय ACP में एक चयनित वेतनमान और 2 ACP प्राप्त करके पे लेवल L15 में वेतन प्राप्त कर रहा है, तो उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/23 को तृतीय MACP में कौन सा पे लेवल दे होगा। तो यहाँ पे यथावत बताया गया है कि L15 ही मिलेगा 27 वर्षीय ACP पर जिसकी कोई पदोन्नति नहीं हुई हो, 1/1/95 को नियुक्त हुआ हो और थर्ड ACP में L15 बताया गया है। उसके बाद में फिर कनिष्ठ अभियंता का ही प्रश्न है। कनिष्ठ अभियंता सबसे ज्यादा जो सवाल थे, अब ये आज जो प्रश्न ये जारी हुए हैं उससे पहले बहुत ज्यादा सवाल इसी से संबंधित थे, जो JEN, AN, एक्शन इनसे संबंधित ये गैप बहुत ज्यादा था और कई जगह फिटमेंट भी गलत हुए हैं। उन फिटमेंट में सब में वहां पे जो संशोधन किया जाएगा, यहाँ पे ये स्पष्ट हुआ है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1/6/2005 को नियुक्त हुआ एवं जिसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 1/4/2018 को सहायक अभियंता के पद पर हुई, प्रथम प्रमोशन ले लिया और उसके बाद में 18 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 1/6/2023 को पूर्ण होगी, तो उक्त कार्मिक को सेकंड MACP में कौन सा पे लेवल दे होगा। तो 18 वर्षीय सेवा कंप्लीट होने पर सहायक अभियंता पर उनको L14 मिल गया और उसके बाद में L16 दे हुआ, L16 अधिशासी अभियंता का जो पे लेवल है वो दे होगा 18 वर्षीय ACP पर। प्रथम पदोन्नति इनकी हो चुकी है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस रह गया, जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है और जिनका एक प्रमोशन हो चुका है उनमें ये
डिफरेंस रह गया। फिर उसके बाद में आ जाइए 13 पे। कनिष्ठ अभियंता जो नियमित रूप से नियुक्त हुआ 1/1/2002 और प्रथम पदोन्नति है वो 1/4/12 को सहायक अभियंता बन गए और 20 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 1/1/2022 को पूर्ण करके और सेकेंड एसीपी के रूप में पे लेवल 15 प्राप्त किया जा रहा है, तो उनको भी वही है ऊपर वाला ही L16 दे होगा। तो ये यहाँ पे स्पष्ट हो चुका है। उसके बाद में एक और सवाल लिया गया है कनिष्ठ अभियंता से ही संबंधित। तो कनिष्ठ अभियंता से संबंधित इतने सारे सवाल लिए गए हैं, इसका मतलब इसके संबंध में बहुत सारे प्रश्न है वो बने थे और इसीलिए यहाँ पे हर चीज है वो क्लियर की गई है। कनिष्ठ अभियंता जो नियमित रूप से दिनांक 1/1/95 को नियुक्त हुआ एवं जिसकी प्रथम पदोन्नति दिनांक 1/4/2005 को सहायक अभियंता के पद पर हुई और 20 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 1/1/2015 को पूर्ण करने पर सेकंड एसीपी L15 में प्राप्त कर रहा है, तो उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/23 को सेकंड एमएससीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा और तृतीय एमएससीपी किस तिथि को और किस पे लेवल में होगी। तो सेकंड जो एसीपी लगी है वो एमएससीपी के रूप में L यहाँ पे 16 में इनका वेतन निर्धारण हो जाएगा, रिवाइज होगा L15 से ये L16 क्योंकि सहायक अभियंता है वो L14 है और वहां से नेक्स्ट प्रमोशन पोस्ट जो अधिशासी है तो उनके लिए L16। उसके बाद में 27 वर्ष की सेवा होने पर 27 वर्ष की सेवा होने पर L19 दे होगा, 16 से सीधा जंप होके L19 यहां पे दे होगा। तो ये यहां पे इस प्रकार से दिया गया है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी कनिष्ठ अभियंता से है। तो कनिष्ठ अभियंता से संबंधित प्रश्न है कनिष्ठ अभियंता जो नियमित रूप से 1/1/92 को नियुक्त हुआ दिनांक 1/4/15 से सेकंड पदोन्नति प्राप्त करके अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत है और 30 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने पर दिनांक 1/1/22 से तृतीय एसीपी के रूप में पे लेवल L17 में वेतन प्राप्त कर रहा है, तो उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/23 को थर्ड एमएससीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा। तो वो ऊपर वाला ही है L19 यहाँ पे थर्ड एमएससीपी में दे होगा। अब उसके बाद में लिए जा रहे हैं कनिष्ठ लेखाकार से संबंधित प्रश्न। कनिष्ठ लेखाकार जो नियमित रूप से दिनांक 1/1/95 को नियुक्त हुआ और 1/4/2021 से पदोन्नति प्राप्त करके सहायक लेखाधिकारी सेकंड अथवा सहायक लेखाधिकारी फर्स्ट के पद पर कार्यरत है एवं 27 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 1/1/2023 को पूर्ण होने पर थर्ड एसीपी में पे लेवल L13 में वेतन प्राप्त कर रहा है, तो उक्त कार्मिक का दिनांक 1/4/23 को थर्ड एमएससीपी में कौन से पे लेवल में वेतन निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ पे L13 की जगह रिवाइज होके L14 में इनका फिटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां। एक सूचना सहायक पुराना पदनाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर, नियमित रूप से 1/1/92 को नियुक्त हुआ और 2 पदोन्नतियां प्राप्त करके प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत है और दिनांक 1/4/23 से पूर्व 30 साल की नियमित सेवा पूर्ण करने के कारण तृतीय एससीपी के रूप में पे लेवल L13 में वेतन प्राप्त कर रहा है, तो उक्त कार्मिक का दिनांक 1/4/23 को थर्ड एमएससीपी में कौन से पे लेवल में वेतन निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पे ये सूचना सहायक से उक्त प्रोग्रामर को 1/4/23 को तृतीय एमएससीपी में पे लेवल L15 दे होगा, तो L15 में इनका फिटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी
सूचना सहायक से संबंधित है। सूचना सहायक पुराना पदनाम डेटा एंट्री ऑपरेटर, नियमित रूप से 1/1/95 को नियुक्त हुआ, 2 पदोन्नतियां प्राप्त करके प्रोग्रामर के पद पर दिनांक 1/4/20 से कार्यरत है और दिनांक 1/1/2022 को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुका है। उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/23 को थर्ड एमएससीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा? तो उक्त कार्मिक की सेकंड पदोन्नति प्रोग्रामर के पद पर दिनांक 1/4/2023 से पूर्व ही पे लेवल 12 में हो चुकी है। तो उक्त कार्मिक को थर्ड एमएससीपी की पात्रता हेतु आवश्यक 27 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा दिनांक 1/4/23 से पूर्व पूर्ण कर लेने के कारण दिनांक 1/4/23 को थर्ड एमएससीपी में नियम 14(3)(5) के अनुसार इनको L15 दे होगा। फिर से प्रोग्रामर का प्रश्न है। एक कार्मिक प्रोग्रामर के पद पर सीधी भर्ती से दिनांक 1/1/2013 को नियुक्त हुआ और 1/1/23 को 10 वर्षीय एससीपी पे लेवल L13 में, और उक्त प्रोग्रामर को दिनांक 1/4/23 को प्रथम एमएससीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा? तो यहाँ पे L13 के स्थान पर इनको L15 दे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी प्रोग्रामर से संबंधित है। एक प्रोग्रामर पद पर सीधी भर्ती से नियमित रूप से 1/1/94 को नियुक्त कार्मिक जो 2 पदोन्नति प्राप्त करके L18 में कार्यरत है और थर्ड एसीपी हेतु वांछित 30 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने के कारण एसीपी योजना के अंतर्गत तृतीय एसीपी स्वीकृत नहीं हुई है, तो उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/23 से पूर्व 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के आधार पर तृतीय एमएससीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा? 30 वर्ष कंप्लीट नहीं हुए हैं लेकिन नए नियमों के अनुसार 27 वर्ष पर इनको लाभ दे होगा, तो 27 वर्ष पर इनको एमएससीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा? तो यहाँ पे उक्त संयुक्त निदेशक पद पर कार्यरत कार्मिक को 1/4/23 को तृतीय एमएससीपी पे लेवल L20 में दे होगी और तृतीय एमएससीपी में नियम 14(8) के अनुसार पुनः वेतन निर्धारण किया जाएगा। L18 की जगह उनको L20 दे होगी। 21वां प्रश्न है, अधीनस्थ कार्यालय में स्टेनोग्राफर के पद पर नियमित रूप से नियुक्त 1/4/95 को नियुक्त होकर 2 पदोन्नति प्राप्त करके एपीएस पुराना पदनाम सीनियर पीए के पद पर कार्यरत है और दिनांक 1/4/23 को 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करके थर्ड एसीपी पे लेवल L13 में प्राप्त कर रहा है, तो उनका पे लेवल वेतन निर्धारण किस में किया जाएगा? तो ये यहाँ पे L14 में किया जाएगा। स्टेनोग्राफर से संबंधित अगला प्रश्न है कि अधीनस्थ कार्यालय में स्टेनोग्राफर के पद पर दिनांक 1/1/2000 को नियमित रूप से नियुक्त होकर 2 पदोन्नति प्राप्त करके एपीएस पुराना पदनाम सीनियर पीए के पद पर कार्यरत है और L12 में वेतन प्राप्त कर रहा है, तो 27 वर्ष की नियमित सेवा 1/4/23 के पश्चात पूर्ण होगी, तो थर्ड एमएससीपी में वेतन निर्धारण किस पे लेवल पे होगा? तो ये भी L12 के बाद L14 में होगा 27 वर्ष की सेवा होने पर। अब शिक्षा विभाग से एक कार्मिक जो शिक्षक ग्रेड 3 के पद पर नियमित रूप से 1/1/2004 को नियुक्त हुआ, कोई पदोन्नति नहीं हुई है और 18 साल की सेवा 1 अप्रैल 2023 से पूर्व पूर्ण करके सेकंड एसीपी में पे लेवल 12 प्राप्त कर रहा है, तो उक्त कार्मिक को दिनांक 1/4/23 को द्वितीय एमएससीपी में कौन सा पे लेवल दे होगा और किस लेवल पे वेतन निर्धारण होगा? तो यहाँ पे L12 वो प्राप्त कर चुका है, तो L10 से जो फर्स्ट एसीपी लगी 9 साल पर उसमें L11 मिल गया और सेकंड एसीपी 18 साल पे L12 मिल गया, तो यहाँ पे L12 ही रहेगा और वेतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, वेतन निर्धारण भी यथावत रहेगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक कार्मिक जो शिक्षक ग्रेड 3 के पद पर नियमित रूप से 1/1/95 को नियुक्त हुआ, कोई पदोन्नति नहीं हुई, 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली और
तृतीय एसीपी प्राप्त कर रहा है। तो प्रथम पदोन्नति पद, हाँ ये अलग अलग सवाल है, तो पहला ये प्रश्न क्लियर कर लेते हैं। इसमें जैसे कोई पदोन्नति नहीं हुई, 9 साल जैसे ही हुए L10 से L11 में आ गया, 18 साल हुए L11 से L12 में, और 27 साल हुए L12 से सीधा L14। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि L14 दे होगा। अब इसी में एक दूसरा प्रश्न और है कि पहला प्रमोशन प्राप्त कर लिया वरिष्ठ अध्यापक के पद पर, वही शिक्षक ग्रेड 3 जो 1/1/95 को नियुक्त हुआ था, और अब वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है, और 27 साल की सेवा दिनांक 1/4/2023 से पूर्व पूर्ण करके एक पदोन्नति और एक चयनित वेतनमान एवं एक एसीपी प्राप्त कर L13 प्राप्त कर रहा है, तो भी फिटमेंट वो की वही बात है, L14 में ही होगा। तो यहाँ दोनों स्थितियों में ही L14 दे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्मिक जो वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियमित रूप से 1/1/2004 को नियुक्त हुआ, कोई पदोन्नति नहीं हुई तथा 18 साल की सेवा दिनांक 1/4/23 से पूर्व पूर्ण करके सेकंड एसीपी में पे लेवल 13 प्राप्त कर रहा है। तो यहां देखिए, वरिष्ठ अध्यापक L11 फर्स्ट एसीपी लगी, L12 में आए 9 साल होते ही, सेकंड एसीपी लगी L13 में आए, लेकिन अब L12 के बाद सीधा प्रमोशन पोस्ट दिया जाएगा। प्रमोशन पोस्ट यानी वाइस प्रिंसिपल का यहाँ पे दिया जाएगा, तो L13 की जगह इनका वेतन है वो L14 में निर्धारित किया जाएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, एक कार्मिक जो सीधी भर्ती से प्राध्यापक व्याख्याता के पद पर नियमित रूप से 1/1/2012 को नियुक्त हुआ, कोई पदोन्नति नहीं हुई है, तो 10 साल पे फर्स्ट एसीपी लग गई और फर्स्ट एसीपी पे L13 प्राप्त हुआ, लेकिन अब नए नियमों के अनुसार इनको L14 यानी वाइस प्रिंसिपल का जो पे मैट्रिक्स है वो यहाँ पे दिया जाएगा, L14 यहाँ पे दे होगा। फिर उसके बाद में 27वां प्रश्न है, एक कार्मिक कनिष्ठ प्रारूपाकार के पद पर नियमित रूप से नियुक्त हुआ एवं एक पदोन्नति प्राप्त कर वरिष्ठ प्रारूपकार के पद पर कार्यरत रहते हुए 27 साल की सेवा दिनांक 1/4/2023 से पूर्व पूर्ण कर तृतीय एसीपी में पे लेवल L12 में प्राप्त कर रहा है। तो उक्त कार्मिक का दिनांक 1/4/23 को तृतीय एमएससीपी में किस प्रकार से वेतन निर्धारण होगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि नए नियमों के अनुसार भी तृतीय एमएससीपी में इनको पे लेवल L12 दे है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आज के इस स्पष्टीकरण से FAQ से कई बातें स्पष्ट हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है यहाँ पे एक जो बिंदु आया था शुरुआत में कि बहुत सारे कार्यालय अध्यक्षों ने अपने स्तर पे लेवल मैट्रिक्स चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे लिखा है कि एमएससीपी योजना में एमएससीपी की स्वीकृति देने या पे लेवल के पुनर्निर्धारण के लिए सक्षम अधिकारी कौन है। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि नियुक्ति अधिकारी सक्षम है। पहले नियुक्ति अधिकारी से आप पे लेवल की स्वीकृति करवाइए और पे लेवल की स्वीकृति जब कार्यालय अध्यक्ष नियुक्ति अधिकारी दे देंगे तो उसके बाद में कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा वेतन निर्धारण किया जाएगा। एक बिंदु ये स्पष्ट हुआ है। इसके अलावा जो JEN AEN का मैटर था, अधिशासी अभियंता, वो सबसे ज्यादा इस जो ये यहाँ पे जो 21 प्रश्न लिए गए हैं, 21 क्या प्रश्न है, टोटल 27 प्रश्न है, तो सबसे ज्यादा प्रश्न है वो JEN से संबंधित ही इसमें लिए गए हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वहां पे जो समझने में दिक्कत हो रही थी
तो ये यहाँ पे स्पष्टीकरण किया गया है, ये पूरा यहाँ पे अब क्लियर हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे बाकी शिक्षा विभाग में जो फिटमेंट जिस प्रकार से पूर्व में चर्चा थी उसके हिसाब से है, कोई परिवर्तन नहीं है। और अन्य जो और भी समय समय पर अगर मार्गदर्शन मांगा जाएगा तो इस प्रकार से कुछ FAQ और आने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय